Welcome to Elixir Guidance friends. So today we will discuss recently held examination of West Bengal Audit and Account Service Recruitment Examination 2020। दोस्तों इस एग्जाम्स में 50 इंग्लिश के क्वेश्चंस आए थे। हम लोग उसी को डिटेल एनालिसिस करेंगे विथ एन इजी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों ये एग्ज़ाम हुआ था 7 अगस्त 2021 को और ये वीडियो वॉच वीडियो फॉर WBCS एस्पिरेंट्स जो WBCS का एग्ज़ाम देने वाले हैं दोस्तों, जो 22 अगस्त को होने वाला है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें WBCS में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंग्लिश के बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, हूबहू रिपीट हुआ है। 2020 में जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था WBCS का, उसके कई क्वेश्चंस मुझे मिला है। उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के रिपीट हुए हैं एंड ऑल्सो अदर एग्जाम्स का भी। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। करेक्ट द सेंटेंस विथ करेक्ट ऑप्शन। यहाँ एक आपको सेंटेंस दिख रहा है, ही एडमिटेड हिज फॉल्ट। यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है एडमिटेड, इसको हमको रिप्लेस करता है गिवन फॉर ऑप्शंस में से। देखो दोस्तों, एडमिटेड का मतलब होता है, जनरली एवरीबडी नोज इट, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मीनिंग इसमें रखने वाला कौन सा ऑप्शन है, तो आप देखिएगा बी नंबर, कन्फेस। तो कन्फेस इसका करेक्ट आंसर होगा। बाय द वे, यहाँ एडमिटेड क्यों ठीक नहीं है, कन्फेस ही क्यों होगा? तो यानी कि देयर मस्ट बी सम डिफरेंस बिटवीन एडमिटेड एंड कन्फेस्ड वर्ड। दोनों का मतलब तो एक्सेप्ट होता है, लेकिन एडमिटेड का मतलब होता है टू एक्सेप्ट एज वैलिड और ट्रू, यानी कोई चीज़ सही है, इसको आप एक्सेप्ट करते हो, मान लेते हो। कन्फेस्ड का यूज हम लोग तब करेंगे जब उस सेंटेंस में कोई गिल्ट, फॉल्ट, सीन या मिस्टेक का बात हो रहा होगा। तो क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए फॉल्ट का बात है, तो इसीलिए यहाँ पर कन्फेस्ड करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देयर इज अ लंच पार्टी ब्लैंक डैश द क्लब। क्लब पर लंच पार्टी है। अब देखिए, क्लब एक प्रॉपर प्लेस का बात कर रहा है यहाँ पर, और जब प्रॉपर प्लेस का बात करता है, एग्जैक्ट प्लेस का बात करता है, तब हम लोग एट का प्रयोग करते हैं दोस्तों, प्रीपोजिशन। तो करेक्ट आंसर इसका होगा एट। क्वेश्चन नंबर 3। आई शिल गो होम डैश मेट्रो। मेट्रो यानी कोई व्हीकल का बात कर रहा है और जाने का बात हो रहा है, तो इस तरह से जब भी आता है तो बाय का प्रयोग करते हैं, कोई भी वाहन आने से, तो यहाँ पर बाय करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4। अ मैन हु लिव्स इन द सेम एज। कोई व्यक्ति जो सेम एज में रहता है, यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति है, वो जिस एज में था, जिस वक्त में था, उसी वक्त में कोई और व्यक्ति भी रह रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग कंटेम्पोरेरी। हिंदी में इसी को बोलते हैं समकालीन, यानी कि सेम टाइम में रहने वाले लोग। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करेंगे, बिंदुसार वॉज द कंटेम्पोरेरी ऑफ बुद्धा एंड महावीरा, तो इस तरह कंटेम्पोरेरी का यूज हम लोग करते हैं। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, कलिग का मतलब होता है साथ में काम करने वाले, और कंपेनियन मतलब साथी या दोस्त। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंटेम्पोरेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तरह ही है दोस्तों। लिविंग इन वाटर, यानी जल में, पानी में रहने वाले जीव को क्या कहते हैं? एम्फीबियस। एम्फीबियस दरअसल कहते हैं जो लैंड एंड वाटर, जल और थल दोनों में रहता है, उसको कहते हैं एम्फीबियस, जैसे कि टोड, मेंढक वगैरह। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्वाटिक। दरअसल एक्वा का मतलब ही होता है जल या पानी, ठीक है। एक्वाटिक मतलब पानी में रहने वाले जीव को बोलते हैं एक्वाटिक। एलियन का मतलब होता है विदेशी, मतलब फ्रॉम फॉरेन कंट्री या फिर फ्रॉम अदर प्लानेट। और सिल्फ का मतलब होता है परी, जो एयर में रहते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ए नंबर ऑफ बॉयज डैश प्रेजेंट देयर। इस वर्ड पर आप ध्यान दीजिए, ए नंबर, इसके बाद आपको अक्सर ऑफ मिलेगा और एक प्लुरल नाउन मिलेगा। ए नंबर रहेगा, उसके बाद ऑफ और नाउन जो प्लुरल रहेगा, उसके बाद जब भी कोई वर्ब आएगा, वो वर्ब ऑलवेज प्लुरल में रहेगा, ठीक है दोस्तों। और अगर ए के जगह में द रहेगा, अगर द रहेगा, द नंबर, उसके बाद ऑफ रहेगा, उसके बाद कोई नाउन जो प्लुरल में रहेगा, तो उसके बाद आता है वर्ब सिंगुलर वाला, ठीक है। तो इस ए और द पर बड़ा ध्यान देना पड़ता है दोस्तों। चलो क्वेश्चन में आते हैं। ए नंबर ऑफ बॉयज डैश प्रेजेंट देयर। तो यहाँ पर क्या लगेगा? प्लुरल वर्ब लगना चाहिए, ठीक है। तो प्लुरल वर्ब इनमें से कौन है? ये भी प्लुरल है, ये भी प्लुरल है, ये भी प्लुरल है, यानी कि ऑप्शन ए, सी और डी प्लुरल है, बी सिंगुलर है, इसलिए ये नहीं होगा।
अब इनमें से क्या होगा, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा देयर वर्ड पर। देयर वर्ड पास्ट को डिनोट करने जैसा है। अगर इसी के जगह में हेयर लगा रहता तो प्रेजेंट की तरफ हम लोग चले जाते हैं, लेकिन देयर पास्ट को डिनोट कर रहा है और पास्ट को डिनोट करने वाला वर्ड ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए वेयर। ठीक है, ए नंबर ऑफ बॉयज वर प्रेजेंट देयर, ये होगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, विच पेयर इज ऑपोजिट। पेयर यानी जोड़ा, कौन सा जोड़ा ऑपोजिट है। ऑप्टिमिस्टिक, पॉम्पस, ऑब्लिगेटरी, वॉलंटरी, ये रहा ऑप्शन बी। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है आपको मजबूर हो जाना, आप उस काम को आपको करना ही है, ऑब्लिगेशन है, करना है, मजबूर है आप। और वॉलंटरी का मतलब होता है स्वेच्छा से। ठीक है, आपका इच्छा होगा तो कीजिए वरना मत कीजिए, तो ये एक दूसरे को ऑपोजिट है ना, एक दूसरे को ऑपोजिट हुआ, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्ट्रीब्यूट मैंगोज डैश द टू ब्रदर्स। टू पर ध्यान दीजिए, तो दो का जब भी बात आता है दोस्तों तो हम लोग जानते हैं उस पर बिटवीन का यूज होता है, अमंग मोर देन टू के लिए यूज होता है, तो 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नंबर 9, पैसिव ऑफ प्लीज गिव मी अ बुक। पैसिव फॉर्म वॉइस चेंज है, तो जब भी प्लीज लगा रहेगा तो वो रिक्वेस्ट का भाव झलकाता है दोस्तों, तो प्लीज के लिए आप लगा दीजिए यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद में गिव से लेकर यानी वर्ब से लेकर जो भी वर्ड लगा रहेगा उसको सेम टू सेम आपको सिर्फ उतारना है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट द वर्ड मीनिंग वन हु इज एक्सपर्ट इन डिफरेंट सब्जेक्ट। कोई ऐसा आदमी जो विभिन्न प्रकार का सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, उसको वर्सटाइल कहते हैं, तो जानते हैं हम लोग। वेटरन किसको कहते हैं, वेटरन कहते हैं जो बहुत ज्यादा अनुभवी हो, वेरी एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड पर्सन कोई क्षेत्र में। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं मोदी जी इज अ वेटरन लीडर ऑफ इंडिया। मोदी जी पॉलिटिकल सिनारियो में इंडिया का बहुत बड़ा दिग्गज नेता है, वेटरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, द सिचुएशन डैश एन अर्जेंट एक्शन। अब यहाँ पर क्या होगा, तो सिचुएशन ने अर्जेंट एक्शन, जरूरी एक्शन करवाया, इमरजेंसी एक्शन करवाया, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, द सिचुएशन कॉल्ड फॉर एन अर्जेंट एक्शन। सिचुएशन ने बुलाया, कॉल फॉर मतलब बुलाना होता है, अर्जेंट एक्शन बुलाया, यानी सिचुएशन की वजह से अर्जेंट एक्शन क्रिएट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सक्लेमेटोरी, ही इज अ ग्रेटफुल। इसको एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस में आपको बनाना है, यह एक असर्टिव सेंटेंस में है, तो ये रहा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, व्हाट ए फूल ही इज। देखो कोई भी असर्टिव सेंटेंस को अगर आपको एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ स्ट्रक्चर में ऐसा बन जाता है, WH व्हाट या हाउ लगेगा, उसके बाद जो भी एडजेक्टिव या नाउन यूज हुआ है सवाल में वो लग जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर आता है जो उल्टा रहता है ना। तो यहाँ पर देखिए व्हाट लगा है WH, उसके बाद ए फुल नाउन लगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, तो ये स्ट्रक्चर में है, उसी तरह से ये बन गया। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, फुल स्टॉप, वो बहुत सुंदर है। इसको अगर एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस बनाना पड़ेगा तो क्या बनेगा दोस्तों, देखो हाउ ब्यूटीफुल शी इज, ऐसा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, गिव अ वर्ड मीनिंग विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसे हम सुन नहीं सकते, उसको क्या कहते हैं, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इनऑडिबल कहते हैं। ऑडिबल का मतलब होता है सुनने योग्य, उसी के आगे तरफ इन प्रेफिक्स लग के ये ऑपोजिट बन जाएगा। इनऑडिबल मतलब जिसे हम लोग सुन नहीं सकते, विच कैन नॉट बी हर्ड। इनविजिबल का मतलब होता है दोस्तों जिसको हम लोग देख नहीं सकते, विजिबल माने देखना। इनकॉरिजिबल, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है दोस्तों, अलग अलग एग्जाम में, SSC के, WBCS का। इनकॉरिजिबल मतलब होता है दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता है, यानी कि जो सुधरने वाला नहीं है। इरिटेबल का मतलब होता है वो जो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, अनोयड हो जाता है, ठीक है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 13 का ऑप्शन ए, इनऑडिबल विच कैन नॉट बी हर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, पॉलीगैमी मीन्स, वर्ड मीनिंग पूछ रहा है। देखो दोस्तों जब भी पोली वर्ड रहेगा ना तो इसका मतलब होता है मेनी। पॉलीगैमी का मतलब होता है दरअसल ऐसे बंदा, ऐसे आदमी जो मोर देन वन वाइफ एक बार में रखता है, यानी एक से ज़्यादा शादी किया रहता है, उसको कहते हैं पॉलीगैमी, उस प्रैक्टिस को कहते हैं पॉलीगैमी। तो ऑप्शन डी में देखिए, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड होता है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री का मतलब होता है ऐसा पत्नी, ऐसा महिला, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम, एक से ज्यादा हस्बैंड जिसका रहता है उसको बोलते हैं पॉलीएंड्री, एट अ टाइम, एक ही बार में। क्वेश्चन नंबर 15, मोबाइल रॉब्स मी डैश नेचुरल रिजॉइस, इनमें से कौन प्रीपोजिशन होगा। अब देखो दोस्तों एक फ्रेज ही रहता है ये रॉब को लेकर,
जनरली रॉब का मतलब तो हम लोग जानते हैं सभी, लूटना होता है या डकैती करना, ठीक है। रॉब समबडी ऑफ समथिंग, रॉब समबडी ऑफ समथिंग, इसका मतलब होता है टू टेक समथिंग अवे बाय फोर्स, किसी चीज को लूट कर ले जाना। कोई चीज आपको अलग कर देता है किसी से। तो जैसे यहाँ पर देखिए मोबाइल क्या कर रहा है, मोबाइल नेचुरल जॉय जो भी है, प्राकृतिक खुशियाँ जो भी है, उससे मुझे अलग कर दे रही है, यानी कि मोबाइल प्राकृतिक खुशी को मुझसे छीन ले रहे हैं। पर देखिए रॉब लगा है, ये रहा भर, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आया है समबडी यानी मी, कोई पर्सन आएगा, उसके बाद ऑफ लगेगा, उसके बाद समथिंग, ये रहा समथिंग, तो यहाँ पर लगेगा ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑफ। क्वेश्चन नंबर 16, द प्लेन इज डैश द डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है मूवमेंट डाउनवर्ड, नीचे के तरफ मूव करना। जैसे प्लेन जब लैंडिंग करता है उस वक्त किस तरह से डाउनवर्ड रहता है उसका मूवमेंट, तो उसको बोलते हैं डिसेंट, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑन आता है जनरली ऐसे केसेस में, द प्लेन इज ऑन द डिसेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ईट डैश सिंस लास्ट वीक। सिंस लास्ट वीक यानी कि बीते हफ्ते से ही, लास्ट वीक से ही क्या हो रहा है, रेनिंग हो रहा है। सभी में रेनिंग 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 वर्ड है। दरअसल ये एक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है दोस्तों। तो प्रेजेंट या पास्ट किसी में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही एक एग्जाम्पल सिर्फ ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो हैज़ बिन रेनिंग होगा। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस लास्ट वीक। सिंस और फॉर दो वर्ड को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम में, फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। जैसे हम लोग अगर यहाँ पर बोल देंगे कि लास्ट के जगह में टू वर्ड अगर रहता मान लीजिए, तो यहाँ पर उस वक्त सिंस के जगह फॉर आ जाता है। ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है इस तरह से, इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 2 वीक्स, इस तरह से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, ही सेड डू द वर्क मेक इट इनडायरेक्ट। नरेशन बनाना है इनडायरेक्ट। ये देखिए ये आर एस पार्ट है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। ये इसका आर भी है और इसका आर भी का सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो ही सेड डू द वर्क, तो यहाँ पर आप आर एस को देखिए। आर एस एक इम्पेरेटिव सेंटेंस में है। इम्पेरेटिव सेंटेंस कहने का मतलब ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, किसी को कहना, ठीक है। डायरेक्ट मेन वर्ब से शुरू होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है तो जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा के बदली इनडायरेक्ट स्पीच में ऑलवेज टू का प्रयोग होता है दोस्तों। तो यहाँ देखो, यहाँ पर टू का प्रयोग है और यहाँ पर टू का प्रयोग है कोमा और इन्वर्टेड कोमा के बदले में। और उसके बाद आने वाले जो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वो यूं ज्यों का त्यों उतरता है। तो यहाँ पर देखो डू द वर्क, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब कौन सा करेक्ट होगा? तो देखो सेड को किस में बदली किया है, यहाँ पर मायने रखेगा। जनरली तो सेड यानी कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो इंपेरेटिव सेंटेंस के मीनिंग के आधार पर चेंज होगा। अगर ये ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर में हो जाएगा, एडवाइस दे रहा है तो एडवाइस में हो जाएगा, रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्ट में हो जाएगा। लेकिन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस कुछ नहीं समझ में आ रहा है या सभी कुछ ठीक लग रहा है तो उस वक्त सेड सेड ही रह जाता है, या कभी कभार आस्क भी होता है। तो यहाँ पर देखिए सेड के बदले में टोल्ड का यूज किया है और यहाँ वांटेड का यूज किया है। तो टोल्ड ज़्यादा बेटर है। हालांकि यहाँ पर सब एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी इस तरह का क्वेश्चन था WBCS में, कमीशन ने टोल्ड ही किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग 18 का ए ही मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन इज अ कम्प्लेक्स सेंटेंस? कम्प्लेक्स, इनमें से कौन कम्प्लेक्स सेंटेंस है? अब कम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं दोस्तों? देखो कम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको ऑलवेज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देखने को मिलेगा। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहते हैं? मैं 2-4 लिस्ट दे दे रहा हूँ। एज, दो, दैट, हु, व्हाट, व्हेन, एटसेट्रा, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। जब भी सेंटेंस का क्लॉजेस इस तरह से इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा रहेगा ना तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन बी में देखिए दो का यूज हुआ है, तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इसीलिए कंजंक्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हो गया। यहाँ पर बट से जुड़ा है, बट से जुड़ने से कंपाउंड बनेगा, एंड से जुड़ने से भी कंपाउंड बन जाएगा और ऑप्शन सी एक सिंपल सेंटेंस है। तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, गिव द ऑपोजिट वर्ड फॉर डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब पालतू, पेट, घर का। तो पालतू का क्या होगा? डोमेस्टिक का वाइल्ड होगा। ये तो बड़ा आसान है, ऑपोजिट वर्ड यानी जंगली। क्वेश्चन नंबर 21, अ ग्रुप ऑफ लेडीज विच वन इज करेक्ट? ये कलेक्टिव नाउन है दोस्तों। एक ग्रुप ऑफ लेडीज को क्या कहेंगे? तो देखिए हर्ड यूज करते हैं हम लोग पशुओं के लिए, एनिमल्स के लिए, ए हर्ड ऑफ कैटल जानते हैं। फ्लॉक यूज करते हैं हम लोग पक्षियों के लिए, ठीक है। स्वार्म यूज करते हैं इंसेक्ट्स, कीड़ों के लिए, तो यही बराबर चाहे। बेबी यूज करते हैं लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए, और बेबी ऑफ लेडीज माने महिलाओं का एक झुंड।
क्वेश्चन नंबर 22 डैश ऑफ हॉर्सेस। अब यहाँ क्या होगा, ये भी कलेक्टिव नाउन का ही एग्जांपल है दोस्तों। बंच माने गुच्छा होता है, जैसे ग्रेप्स के लिए यूज होता है, अंगूर के लिए। फ्लॉक अभी बात किया। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ट्रूप दोस्तों। तो ट्रूप का मतलब, ट्रूप हम लोग यूज करते हैं ग्रुप्स के लिए, झुंड के लिए, सोल्जर्स लोगों के लिए। तो यहाँ पर हॉर्सेस कहने का मतलब जो कैवेलरी होते हैं, घुड़सवार सोल्जर्स होते हैं, उनके लिए भी यूज होता है ये ट्रूप्स। तो यहाँ घोड़ों के लिए यूज होगा। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी। 23 क्वेश्चन नंबर, साउंड ऑफ सीज। सीज का साउंड कैसा निकलता है, जैसे कि चर्प साउंड होता है पक्षियों का, उसी तरह सीज का। सीज कहने का मतलब समंदर यानी पानी, वाटर का साउंड। तो वाटर का साउंड के लिए दो वर्ड यूज होता है, स्वाश और स्प्लैश। लेकिन श्वास ज़्यादा बेटर माना जाएगा इस ऑप्शंस में यहाँ पर, तो इसलिए श्वास करेक्ट आंसर होगा। साउंड ऑफ क्रो, फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन। कौवा का साउंड, कौवा कैसा साउंड निकलता है, तो को, काव, काव काव करते हैं ना हिंदी में, तो इंग्लिश में इसको को प्रोनाउंसिएशन होता है, यही होगा इसका करेक्ट आंसर। बिलो, बिलो यूज करते हैं हम लोग। बिलो का साउंड जो बड़े जानवर होता है, जैसे हाथी का या गैंडा का, ये बड़े बड़े जानवर का साउंड को बिलो कहते हैं। स्क्रीम माने चीखना, और चर्प कहते हैं साउंड जो पक्षियों निकालते हैं, बर्ड्स, चहचहाना जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ही सेड टू मी ग्रास इज ग्रीन मेक इट इनडायरेक्ट। ये क्वेश्चन दोस्तों WBCS 2020 में आया हुआ क्वेश्चन था। सेम टू सेम यही क्वेश्चन WBCS में आया था 2020 का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। ग्रास इज ग्रीन एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ग्रास तो ऑलवेज ग्रीन ही होता है जहां भी उगेगा, तो ये नो चेंज होगा इसमें। तो ग्रास इज ग्रीन कहां पर है, बस वही उसी को करेक्ट आंसर लगाइए और आगे बढ़िए दोस्तों, ठीक है। गिव अ सिनोनिम ऑफ कैनिबल, ये क्वेश्चन देखिए पूरी तरह से गलत, अनएक्सपेक्टेड मिस्टेक बाय कमीशन, पता नहीं किसने टाइप किया था। ये कैनिबल गलत स्पेलिंग है दोस्तों, करेक्ट स्पेलिंग होता है CANNIBAL, ये है करेक्ट स्पेलिंग। इसका मतलब होता है मैन ईटर। तो इसको तो चैलेंज किया जाना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का फिर से। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, आस्था नहीं रखता, यानी कि नास्तिक जिसको कहते हैं। तो नास्तिक को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एथेइस्ट कहते हैं, ठीक है। यह करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। थेइस्ट कहते हैं जो नास्तिक होता है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी। ये सभी एग्जाम्स में आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 28, एंटोनिम ऑफ बेनिफिशिएंट। बेनिफिशिएंट का ऑपोजिट एंटोनिम दिखाना है। तो बेनिफिशिएंट का मतलब होता है लाभकारी, ठीक है, एडवांटेज जिससे मिलता है। परोपकारी जो दूसरों का भला करता है, एडवांटेज होता है। तो इसका एंटोनिम होगा जो ट्रबल क्रिएट करता है, मिसचीफ मेकर, एज ट्रबल क्रिएट करना। क्वेश्चन नंबर 30, ओथेलो वांटेड टू डैश द लाइट। ओथेलो जानते हैं, शेक्सपियर का एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी बुक है, उसी का एक मेन कैरेक्टर था ओथेलो। तो यहाँ पर क्या होगा, लाइट को ओथेलो करना चाहता है क्या, बुझाना। तो यहाँ पर देखिए पुट आउट माने एक्सटिंग्विश, बुझाना। 31, इन्फिल्ट्रेशन डैश सिंस द स्नोफॉल। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है घुसपैठ, जो बिना परमिशन का सरहद पार कर लेता है, घुसपैठ। तो स्नोफॉल होने के बाद इन्फिल्ट्रेशन कम हो गया, तो ड्रॉप ऑफ इसका करेक्ट आंसर होगा। ड्रॉप ऑफ का मतलब कम हो जाना, डिमिनिश होना। 32, अरेबियन नाइट्स डैश अ बुक। तो ए लगा है, इसका मतलब यहाँ पर सिंगुलर वर्ब बनेगा। एस लगा है इसलिए प्लुरल मत समझिए, ये एक ही वर्ड है, ठीक है। अरेबियन नाइट्स बुक का नाम है, तो यहाँ पर ए लगा है इसलिए यहाँ पर सिंगुलर, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज। अरेबियन नाइट्स इज अ गुड बुक। नंबर 33, द प्रिंसिपल वर्कड आउट ए प्लान। अब वर्कड आउट को देख के हम लोग सीधा सॉल्व ऑप्शन में चले जाएंगे, लेकिन नहीं, गलत हो जाएगा। वर्कआउट में सॉल्व होता है इसका मतलब, ठीक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम को वर्कआउट करना मतलब सॉल्व करना होगा। लेकिन यहाँ प्लान वर्ड है, और प्लान हो या आइडिया हो, ये सब के साथ वर्कआउट का मतलब होता है डिवाइस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डिवाइस्ड। डिवाइस कहने का मतलब टू इन्वेंट, मन में वही बात आना और आप बनाते हो वैसा। जैसे कि प्रिंसिपल ने प्लान को मन में बनाया, वर्कआउट किया, मैंने प्लान पर काम किया, डिवाइस किया, इन्वेंट किया, आविष्कार किया, उसके प्रिंसिपल के मन में आया था ये प्लान, इस तरह। 34 क्वेश्चन नंबर, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर मीन्स। इसका मतलब होता है सेम टाइप का, यानी कि ऑप्शन सी। जैसे बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, एक प्रोवर्ब भी है, कहावत भी है, तो ऑफ सेम टाइप करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है द कारपेंटर इज एन डैश। यहाँ पर एन पर ध्यान दीजिए दोस्तों। एन लगाने की वजह से ये बात साफ हो गया कि इसके बाद आने वाला जो शब्द होगा वो वोवेल साउंड पहला होगा, या वोवेल से स्टार्टिंग होगा, यूँ कह सकते हैं।
तो इसलिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को तो एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन ए और बी में आंसर है। कारपेंटर को आर्टिशन कहते हैं। आर्टिशन कहने का मतलब फ़र्क क्या है आर्टिस्ट और आर्टिशन? आर्टिस्ट मतलब होता है जैसे कि जो किसी काम में बड़ा निपुण हो, जैसे पेंटिंग बनाने में तो पेंटर को आर्टिस्ट कहते हैं, फिल्मों में काम करने वाले को आर्टिस्ट कहते हैं। और आर्टिसन जो हाथ से काम करता है, कोई टूल से काम करता है, ठीक है। जैसे इस कारपेंटर काठ मिस्त्री या मेसन आर्टिसन में आएगा। यहाँ दरअसल देना चाहिए ऑब्लिक दे के ए, तब थोड़ा फंसते हैं, क्योंकि आर्टिसन और क्राफ्ट्समैन लगभग सिनोनिम है एक दूसरे का। लेकिन एन लगाने की वजह से ये बात साफ हो जाता है कि इसके बाद आने वाले शब्द तो ए से ही शुरू होगा, यानी कोई वोवेल से शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक डैश ट्रूथ। तो स्पीक द ट्रूथ हम लोग ये बात जानते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। 37, ही विल बी बैक डैश इन अ वीक। इन अ वीक ही होगा यहाँ पर, ये तो मुंह से ही निकल गया, मैंने एक हफ्ते के अंदर वो लौट आएगा। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी। 38, विच वन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? द यूएसए इज ए रिच कंट्री। बिल्कुल यही करेक्ट है। कैसे यही करेक्ट है, बाकी लोग किस में करेक्ट क्यों नहीं है? देखो यूएसए का फुल फॉर्म जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स लिखते हैं ना प्लुरल फॉर्म, तो जिस भी कंट्री में प्लुरल फॉर्म आता है ना उसके आगे जनरली हम लोग द यूज करते हैं। जैसे कि फिलीपींस को द फिलीपींस कहते हैं, इंडिया को द नहीं कहेंगे, पाकिस्तान को द नहीं कहेंगे, चाइना में द नहीं लगाएंगे आगे, द इंडिया नहीं कहते हैं, जनरली नहीं कहते, कोई खास सिचुएशन में होगा, ठीक है। तो प्लुरल फॉर्म में जब भी रहेगा ना कोई कंट्री का नाम, तो उस वक्त हम लोग द लगाते हैं। तो यूएसए में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्लुरल फॉर्म में, इसलिए द लगेगा। द तो यहाँ पर भी ऑप्शन सी में, लेकिन देखिए तो यहाँ इज है और यहाँ आर है, तो कंट्री तो एक ही है ना, प्लुरल फॉर्म में होने के बावजूद कंट्री एक है, लेकिन ये कैसे होगा? तो देखो आपको हिस्ट्री मालूम है अमेरिका का 13 कॉलोनी था, ब्रिटिश कॉलोनी, वो लोग आपस में मर्ज होकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना है, एक गठबंधन है, फेडरल बोलते हैं इसीलिए। तो वहां पर तो इसीलिए यहाँ पर कंट्री तो वो एक है ना, इसलिए सिंगुलर हुआ तो इज लगा है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39, एज लाइट एज। लाइट का मतलब यहाँ प्रकाश मत समझना, लाइट का मतलब हल्का, भारी नहीं है। तो एज लाइट एज फेदर, ये कहावत ये बोलते हैं, एज लाइट एज फेदर, ठीक है, पंख जितना हल्का। क्वेश्चन नंबर 40, शी डैश माई प्रपोजल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब होता है डिसमिस, यानी कि सी डिसमिस्ड माई प्रपोजल, सी सेट्स असाइड माई प्रपोजल, वो मेरे प्रपोजल को डिसमिस कर देती है, यानी कि रिजेक्ट कर देती है एक तरह से। द पुलिस रैन डैश द थीफ। रैन, रन का ही V2 है, तो ये रन आफ्टर, जिसका मतलब होता है पीछा करना। तो पुलिस चोर का पीछा करता है या पीछा किया, तो रैन आफ्टर। चूज द करेक्ट, इसमें भी करेक्ट चूज करना है। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट है, ही रिजेंबल्स हिज फादर। यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन लगा है सब में, और ऑप्शन ए में रिजेंबल के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा है और लगता भी नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट रिजेंबल के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक। तो ही रिजेंबल्स हिज फादर। बाय द वे रिजेंबल का एक बहुत बढ़िया फ्रेजल वर्ब है, ये भी एग्जाम में बहुत आता है, जो है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर मतलब रिजेंबल, अनुसरण करना, हूबहू दिखना किसी के जैसा। ही रिजेंबल्स हिज फादर मतलब वो अपने पिता जैसा दिखता है। माई सिस्टर रिजेंबल्स माई मदर मतलब मेरी बहन मेरी माँ जैसी दिखती है, अनुसरण करती है मेरी माँ को। क्वेश्चन नंबर 43, ये भी WBCS 2020 का क्वेश्चन है। जेनोसाइड मीन्स, जेनोसाइड का मतलब होता है रेशियल किलिंग, यानी कि किसी वंश का पूरी तरह से हत्या कर देना, जैसे कि हिटलर ने किया था ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1940s और 50s के आसपास। जितना भी जूइश समुदाय के लोग थे उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पर मर्डर कर दिया था, मार गया था। गैस चैम्बर ट्रेजेडी मालूम होगा हिस्ट्री का, तो मर्डरिंग मैक्सिमम इसका करेक्ट आंसर होगा। साउंड ऑफ स्नैक, तभी क्रो का साउंड आया था, एक ही तरह का क्वेश्चन बना दिया कमीशन ने। स्नैक कैसा साउंड निकलता है? का ना, हिस का, एक मूवी भी आया था हिस बॉलीवुड में। करेक्ट आंसर इसका होगा हिस। 45, रामा डैश टू सीइंग यू अगेन। लेटर लिखते वक्त अक्सर इसका यूज करते हैं हम लोग नीचे, है ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लुकिंग फॉरवर्ड। लुकिंग फॉरवर्ड के बाद टू आता है और इसके बाद ऑलवेज वर्ब का चौथा रूप आता है दोस्तों, ठीक है। तो लुकिंग, जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो इसी तरह रामा इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन, राम उम्मीद करता है कि वो तुमसे दोबारा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 46, ही इज डैश MA। आर्टिकल से फिलअप करना है या आर्टिकल कोई नहीं लगेगा आपके हिसाब से, क्या देखते हैं चलिए। देखो MA प्रोनाउंसिएशन, इस पर ध्यान दीजिएगा। देखो बहुत कोई ये समझते हैं कि भाई कॉन्सोनेंट से जब शुरू होगा तब A लगाएंगे और वोवेल से शुरू होगा तो N लगाएंगे, नहीं, ये गलत तरीका है सीखने का दोस्तों। साउंड पर फर्स्ट साउंड प्रोनाउंसिएशन कैसा आ रहा है, जब आप M पढ़ते हैं तो हिंदी में इधर लिख रहा हूँ, तो M को कैसे बोलेंगे, ये रहा एम। ए क्या है, ए हिंदी में ए
इंग्लिश में ए बोलेंगे। एक भोवेल है या हर्षा दीर्घा के अंदर का पार्ट है स्वर का, तो ये तो भोवेल हुआ ना, भोवेल साउंड निकल रहा है ना, ए में पढ़ते वक्त सब शुरू में भोवेल साउंड आ रहा है, तो भोवेल साउंड आ रहा है तो यहाँ पर भोवेल के लिए एन लगता है, ठीक है। इसी तरह से आवर भी है, घंटा जिसको बोलते हैं, तो एच साइलेंट रहता है, इसको आवर पढ़ते हैं, तो आवर इसीलिए यहाँ पर एन लगता है ऑलवेज। इसी तरह से यूनियन, यूनियन का प्रोनाउंसिएशन देखो, यू वाई निकलता है शुरू में, और वाई एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ पर ए लिखते हैं हम लोग, ए यूनियन। उसी तरह यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी, तो साउंड पर फोकस करना है, फर्स्ट साउंड कैसा निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, आई कैन नॉट टॉलरेट हिज कंडक्ट। टॉलरेट का यहाँ पर 4 ऑप्शंस में से जो दिया हुआ है फ्रेजल वर्ब, उनमें से एक लिखना है। देखो टॉलरेट का एक फ्रेजल वर्ब बहुत अच्छा होता है पुट अप विथ, लेकिन यहाँ वो तो नहीं है। इसका कमीशन क्या आंसर देता है देखना होगा। यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई भी ऑप्शन टॉलरेट को सेम मीनिंग रखने वाला नहीं है, तो इसको देखेंगे दोस्तों, आंसर की जब छोड़ेगा उस वक्त देख लेंगे। 48 क्वेश्चन नंबर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु इज फॉन्ड ऑफ रिफाइंड इंजॉयमेंट। वन हु इज फॉन्ड ऑफ रिफाइंड इंजॉयमेंट, एक ऐसा बंदा, एक ऐसा आदमी जो रिफाइंड इंजॉयमेंट का शौकीन रखता है, यानी कि शुद्ध इंजॉयमेंट का, मज़ा करने का, इंजॉयमेंट का, खुशी का, ठीक है, खुशी इंजॉयमेंट का वो शौक रखता है। तो यहाँ पर इंजॉयमेंट को शौक रखने वाला एपिक्योर बोलते हैं, जो खाने पीने का शौक रखता है। सिमिलर लगभग मीनिंग है, एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन जिस ऑप्शन जैसा ऑप्शन दिया उसके हिसाब से एपिक्योर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, चूज द वर्ड मीनिंग अ स्पीच मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। बिना किसी तैयारी का कोई स्पीच देना, उसको क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्सटेम्पो बोलते हैं। जो स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होता है उस वक्त एक इवेंट भी रहता है, एक्सटेम्पो बोलते हैं। वहाँ आपको क्या किया जाता है, सडनली आपको कोई पर्चा दिया जाता है कोई टॉपिक के ऊपर, अगर आप पार्टिसिपेट लिए हैं, और उस पर आपको भाषण देना होता है, बोलना होता है कुछ शब्द, ठीक है, एक्सटेम्पो बोलते हैं। और एपिडेमिक मतलब तो जानते हैं, महामारी जो चल रहा है, पेंडेमिक। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया, टाइपिंग एरर हो गया, यहाँ दे होना चाहिए, THEY। दे वेंट डैश हंटिंग। देखो दोस्तों, जनरली गो के बाद हंटिंग डायरेक्ट आता है, इसी गो का ही तो भिटू है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो नो आर्टिकल या नो प्रीपोजिशन वाला ऑप्शन नहीं है, तो गिवन ऑप्शंस के हिसाब से मेरे ख्याल से ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर, दे वेंट ए हंटिंग, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।